ठाकुर जी, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन। सबसे पहले हितेश ठाकुर जी आपसे ही जानना चाहेंगे, 3 बार जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में आपने क्या चीजें हासिल करी और क्या हासिल करना चाहते हैं अभी? और सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और न्यूज़ 24 को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं, जो मध्य प्रदेश का भविष्य धार में आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं 3 बार जिला अभिभाषक संघ का अध्यक्ष रहा, अभी भी हूं, और मैंने क्या किया तो जो पहले था उसको बेहतर किया, जो नहीं था उसको कायम किया है। जैसे हमने एक लायर्स चैम्बर बिल्डिंग बनाई है जिला मुख्यालय पे, और उसमें 3 मंजिल की बिल्डिंग है ये, और उसमें करीब 53 चैम्बर्स हैं एडवोकेट्स के बैठकर काम करने के लिए। और हमने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ना तो कोई सरकार से, न स्टेट गवर्नमेंट से या हाई कोर्ट से या स्टेट बार से या कोई सांसद विधायक निधि से, किसी से भी हमने कोई सहायता नहीं ली है, और स्वयं वकीलों के सहयोग से इस बिल्डिंग को हमने बनाया है। और उसमें करीब 150 से अधिक 200 लगभग लायर्स अभी बैठ के काम कर रहे हैं। हमने इतनी बड़ी पार्किंग बना रखी है कि सारे लायर्स की कारें वहाँ आसानी से सुव्यवस्थित खड़ी हो जाती है। हमारी लाइब्रेरी इतनी सुदृढ़ है कि वहाँ हर किताब आपको लॉ से संबंधित और अन्य मिल जाएंगी। हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी भी है, कोई भी किताब रूलिंग वगैरह जो रूलिंग है ये हैं वो इमीडिएट मिल जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छे पहले जब मैं बना तब बहुत सारी कमियाँ थी, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा, पर हमने बहुत अच्छा सुविधागृह, हमारे वकीलों के बैठने के लिए अच्छे शेड्स जिसमें लाइट पंखे। आप जनरली जाते हैं जब दूसरे किसी जिला कोर्ट में जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे, जैसे अपन इंदौर की बात कर लें तो इंदौर में जिला कोर्ट के पीछे अगर आप पार्किंग में जाएंगे तो कीचड़ में से छलांग लगाते हुए, कूदते फांदते हुए आदमी को जाना पड़ता है, और कई बार वहाँ भी जगह नहीं मिलती है, या वकीलों के बैठने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं दूसरी जगहों पे। कोई वकील कैसे बैठा है, कहाँ टेबल लगी है, कोई झाड़ के नीचे बैठा है, कोई छतरी लगा के बैठा है। पर आप धार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि सभी वकील बहुत सम्मानजनक तरीके से जो चैम्बर्स में बैठ रहे हैं, उनके अलावा भी हमने बहुत अच्छे शेड्स बनाए हैं। हमारे बार रूम सब एयर कंडीशनड है, हमारा सभा कक्ष एयर कंडीशनड है, हमारी लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है। हमने सब कुछ जो बेहतर हो सकता था वो सब किया है, और अभी भी हम कर रहे हैं। अभी हमको हाई कोर्ट से अनुमति मिल गई है, हम इसी बिल्डिंग के ऊपर 2 मंजिल और बना रहे हैं। 36 चैम्बर्स अभी इसी महीने में उनकी शुरुआत हो जाएगी। और हमारा भविष्य में अभिभाषकों के लिए एक कॉलोनी बनाने का भी विचार है, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ तैयारियां हो गई हैं। सर, इसके साथ ही अगर हम बात करें वकील की सुरक्षा पर, वकील जब केस लड़ता है और अपराधी को सजा हो जाती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वकील में भी एक डर होता है। हमने देखा कि कई वकीलों के साथ में पहले भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो सुरक्षा को लेकर सर किस तरीके की मांग बार एसोसिएशन यहाँ पर करेगा? जी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तो ऑल ओवर इंडिया में चली रही है। समय समय पे हमने भी उसके लिए हड़ताल मतलब कार्य से विरत भी रहे हैं, ज्ञापन भी दिए हैं। पर उसके अलावा हमने लोकल लेवल पे एक व्यवस्था कायम की है, और वो ये है कि हमने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि अगर किसी भी वकील के साथ कोई आपराधिक कृत्य कारित करता है, कोई घटना कारित होती है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, तो सबसे पहले तो ये है कि उसकी तरफ से कोई भी वकील दूसरा अपेयर नहीं होता है जी। पुलिस में तो प्रकरण वगैरह जो भी दर्ज करना है, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो होती हैं। पर अगर ऐसा कई बार हुआ भी है कि अगर किसी वकील ने यहाँ जिला न्यायालय में किसी वकील से विवाद किया, किसी व्यक्ति ने, किसी पक्षकार ने, किसी अन्य व्यक्ति ने आकर कोई झगड़ा किया, तो उसको बाद में वकील उपलब्ध नहीं हुआ कि, और छोटी छोटी धाराओं में भी उसको जमानत कराने के लिए महीनों लग गए जी। तो ये इस तरह से एक हम अपनी एकता, एकजुटता बना के रखते हैं, और सही गलत का ध्यान भी रखते हैं कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे वकीलों को गलत ठहराया जाए। सर, जो प्रोटेक्शन एक्ट है जी सर, ये लागू होता तो किस तरीके से वकीलों को यहाँ फायदा पहुँचेगा, और क्या लगता है कि जो लड़ाई पूरे देश भर में वकील लड़ रहे हैं, कितनी ये लड़ाई सफल हो जाएगी, और इस पर क्या उम्मीद है आपको कि कभी ये हो पाएगा लागू?
नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, अगर देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और देश आज़ाद हो गया तो ये तो बहुत अपने ही देश में एक कानून लागू करवाने की बात है, और वकील उसके लिए एक बड़ा वो है। वकीलों का आपको पता ही होगा कि जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा वकील थे, और जब पहली 1952 में जो पहली पार्लियामेंट बनी तो उसमें आधे से ज़्यादा वकील थे। तो और आज भी आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग वकील हैं। कानून बनाना और कानून बनवाने के लिए सुझाव देना ये वकीलों का काम है, और इसके लिए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर जब बन जाएगा तो आप देखेंगे भाई होता क्या है कि जो एडवोकेट्स हैं वो केवल हमेशा फरियादी की तरफ से नहीं होते हैं जी वो आरोपी की तरफ से भी होते हैं, बिल्कुल। पर कभी कभी फरियादी की तरफ से भी होते हैं। आज कई लोग जीपी एजीपी वगैरह बनते हैं, और वो बनते हैं और वो लोग फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ते हैं। अब ऐसे में आरोपी को लग सकता है कि भाई ये इसकी वजह से मेरे को सज़ा हो गई है या इनने ये किया है, तो वो एक तरह का काफ़ी ग्रीवेंसफुल कार्य उनका वो हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा तो उसके माध्यम से कड़े कानून के डर से अपराधी वकीलों पे कोई एकदम से आपराधिक कृत्य करने में या इस तरह की कोई कार्रवाई करने में सोचेंगे, और जी। थोड़ी सी कमी आएगी। हितेश जी, बार एसोसिएशन के अलावा किस किस पद पर आप रहे हैं और क्या कुछ आपने अभी तक काम किए हैं यहाँ पर? मैं छात्र जीवन से ही समाज सेवा और राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, जी और मैं विचारधारा से कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा हूँ, इसलिए जी मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का शहर अध्यक्ष जिलाध्यक्ष रहा, सेवा दल का जिलाध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष रहा, महामंत्री कोषाध्यक्ष, प्रदेश में भी कई पदों पे रहा। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का मैं अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष रहा 10 साल तक, और पार्टी संगठन के तहत जो जो काम करना चाहिए वो भी किए, और डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहिए वो भी मैंने किया। जैसे धार में रेलवे तो अब आने की प्रक्रिया चल रही है, पर मैंने सन 2000 के आसपास ही जब जैसे कंप्यूटरीकृत किया रेलवे को, वैसे ही मैंने रेल राज्य मंत्री थे दिग्विजय सिंह समता पार्टी के, वो मांडव आए थे, तो हमने उनसे मिलकर कहा कि भाई धार के लोगों को रिजर्वेशन के लिए बहुत तकलीफ होती है, आप रिजर्वेशन कार्यालय धार में खोल दें। और उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से लिखवाइए। हमने उनसे मिले, लिखाया, और तब से धार में एक कंप्यूटरीकृत रेलवे रिजर्वेशन कार्यालय हमारे यहाँ कोर्ट परिसर में ही चलता है, कलेक्ट्रेट परिसर में। ऐसे जब मैं इसमें रहा, बीएसएनएल के एडवाइजरी कमेटी में रहा, तो उस समय हमने बीटीएस लगे, ये लगे, वो काम भी किया। या जहाँ भी रहे, रिन्यूएबल एनर्जी में हम रहे, तो उस समय पवन चक्कियाँ स्थापित हों, ये हों, जो जब जहाँ मौका मिला मेरा उद्देश्य कार्य करने का रहा, और वो मैंने किया। लंबे समय से आप भारत कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, करीब 3 दशक से ज्यादा हो गए। जी बिल्कुल, 3 दशक। 3 हर बार आपका नाम चलता है, सुनने में आया है धार विधानसभा को लेकर आखिरी समय पे गौतम परिवार ले जाता है। कभी पीछे हो पाएगा ये परिवार के हर बार चूक ही हासिल होगी? अब ये तो पार्टी का निर्णय होता है, पर वो एक शेर है ना कि न जाने किसके मुकद्दर में वो लिखा होगा, मगर ये सच है कि उम्मीदवार मैं भी रहा हूँ। तो उम्मीदवारी के लिए नाम चलता है, कोशिश करते हैं कि अवसर मिल जाए तो कुछ कर सकें धार के लिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत नहीं रहा। कोई मेरे जैसे थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं, तो जब मैंने राजनीति शुरू की थी 30-35 साल पहले, तब ज़्यादातर लोग राजनीति में समाज सेवा के लिए होते थे, वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं होते थे, और वो उनका उद्देश्य होता था कि वो उनका प्रोफेशन तो अलग होता था, पर वो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करते थे। प्रोफेशन अलग है तो और राजनीति अलग। पर अब क्या हो गया है कि ज़्यादातर लोग उसमें लोगों ने पॉलिटिक्स को ही प्रोफेशन बना लिया है, पर मेरा प्रोफेशन शुरू से वकालत रहा है और एकमात्र रहा है। कोई मेरे लाइसेंस, ठेके, परमिट, खदान, ये वो सब दूसरे वो नहीं है, और समाज सेवा के लिए आए हैं, तो टिकट मिले तो भी ना मिले तो भी काम करना है, कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और रहेगा, धार वो जिला है जहां पर कांग्रेस 2018 में भी बहुत बेहतर करा,
2030 में ये कह सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में 2018 की तुलना में आधी सीट रह जाती है। उसके बावजूद भी धार जिले से करीब 4 सीट जीतते हैं आप लोग, लेकिन धार शहर बार बार हार रहे हैं। इसके 5 पीछे सीट इसके 5 सीट 2018 में जीते थे आप लोग, अभी भी 23 में भी 5 सीट 5 सीटें जीते, ठीक है, लेकिन धार शहर बार बार हार रहे हैं आप लोग। इसके पीछे का कारण क्या समझते हो? गुटिया राजनीति, क्योंकि एक तरफ तोमर परिवार, दूसरी तरफ गौतम परिवार, फिर आप, फिर उमंग सिंगार का अलग ग्रुप, फिर दूसरे नेता अलग, तमाम नेता। देखिए, मैं इस बात से तो एग्री करूंगा कि थोड़ी बहुत गुटबाजी राजनीति में होती है, सभी दलों में है, परंतु हार का जो मेरे हिसाब से मुख्य कारण होता है वो 2-3 चीज़ें होती हैं। उसमें एक मतलब तत्कालीन परिस्थितियां, तत्कालीन घटनाक्रम तो होते ही हैं, परंतु एक मुख्य कारण होता है, वो होता है उम्मीदवार की छवि। और उम्मीदवार की छवि के आधार पर जो वोट मिलते हैं वो पार्टी को मिलने वाले वोट के अतिरिक्त होते हैं। और शायद हम धार विधानसभा में इस मामले में पिछले कुछ चुनावों से पिछड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, और इसके अलावा और भी कारण रहे होंगे। हितेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश का भविष्य धार से ये जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश का भविष्य जिस तरीके से यहाँ पर बताया है कि जो बड़ा एक अत्याधुनिक मॉल जो बनने जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं धार का जो भविष्य वो जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। और धार के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो जरूर आने वाले समय में और नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार इन्वेस्ट जो है वो धार में हो रहा है,